नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा यहाँ पे क्राइसिस है, इसको लेकर कई बार इस तरह के हमने रेफरेंसेस सुने, जिसमें कि कभी व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये जो जंग है ये न्यूक्लियर हो सकती है। एक दो बार यहाँ पे ये चेतावनी नाटो के द्वारा भी दी गई कि ये जंग है यहाँ पे न्यूक्लियर जा सकती है। इस बीच मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है या फिर जो हमारी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर पॉलिसी है। सबसे पहले तो जानेंगे कि हमारी जो पॉलिसी क्या है और उसके बाद डिस्कस ये भी करेंगे कि क्या भारत को अपनी जो पॉलिसी है उसको बदल देना चाहिए या फिर नहीं। इसमें आपको मालूम होगा जो सबसे हमारे पॉलिसी का डिफाइनिंग फीचर है दोस्तों, उसको नो फर्स्ट यूज कहा जाता है। इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी कि क्या अभी एक सही समय है कि भारत अपनी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को यहाँ पे डिस्कार्ड कर दे और जो है यहाँ पे एक अग्रेसर की तरह बनकर सामने आए। जानेंगे, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, ऑल्सो बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आई है, जिसमें कि आप लोग सीधा 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। फिर भले 12 महीने का कोर्स हो, 18 का हो, 24 का हो या 36 महीने का हो। अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो ना केवल आपको डिस्काउंट बल्कि आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन भी दिया जाएगा और आपको ये वाले एडेड बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 किताबें भी आपको पहुंचाई जाएंगी। राइट, शुरू से शुरू करते हैं। भारत में जब हमने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था तो इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ऐसे ही आपकी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। ये दोस्तों किया गया था मई 1974 की बात है और इसको पॉपुलरली कहा जाता था स्माइलिंग बुद्धा। उस टाइम पे भारत में सरकार थी इंदिरा गांधी की और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा टेस्ट उस टाइम पे करवाया गया था। उसके बाद जो हमने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, दैट वाज अ सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर टेस्ट जो कि हमने कंडक्ट करे थे 11 और 13 मई 1998 के बीच में, और ये हमने पोखरान की टेस्ट रेंज के अंतर्गत यहां पर करवाए गए थे। उस टाइम पे सरकार किसकी थी? उस टाइम पे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार यहां पर चल रही थी। जैसे ही हमने पोखरान 2 के टेस्ट को सक्सेसफुली यहां पे कंडक्ट कर लिया था, इंडिया बिकेम द फर्स्ट मेजर न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री जिसने कि एनपीटी को साइन नहीं किया था। एनपीटी आपको मालूम है एक ट्रीटी है जो कि दुनिया में कई सारे देशों ने साइन किया था, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम लोग इसको साइन नहीं करेंगे बिकॉज वो इस ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं, यानी कि ऐसी ट्रीटी जिसमें कि पावरफुल देश इवन दो साइन करने के बाद अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यहां पर बढ़ा रहे हैं। इसके बाद ये वाली फोटो भी बाय द वे आप देख लीजिए। ये वाली जो फोटो है नंबर 1 फोटो, ये 1974 की फोटो है जो स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट किया गया था, और ये वाली फोटो जो है ये 1998 की फोटो जो आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने जो सेकेंड सीरीज ऑफ टेस्ट थी पोखरान के टेस्ट रेंज में हमने यहाँ पे इसको कंडक्ट करवाया था। ऑल राइट, नाउ इसके बाद ऑब्वियस सी बात थी क्या होना था। जब हमने इतने बड़े लेवल पे न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करवाया था तो दुनिया भर की जो कम्युनिटी थी, स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसए, इन्होंने भारत के ऊपर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया के ऊपर ये वाले रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि आपने जो है हमसे बिना पूछे यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर लिया। इसके चलते क्या हुआ, बेसिकली इंडिया ने अपनी एक ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिलीज किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग मानते हैं कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पे करवाए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को रखने के पीछे और टेस्ट करने के पीछे क्या क्या कारण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी रिव्यूज द प्रोग्रेस इन ऑपरेशनलाइजिंग द इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। और दोस्तों इस तरीके से हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनने में आई। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के कई सारे पिलर्स हैं, जिसमें से प्रमुख पिलर्स की बात कर रहा हूं। इन्होंने पहला नंबर यहां पे कहा, इंडिया विल बी बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंट, यानी कि हम लोग जो है उतने ही न्यूक्लियर हथियार रखेंगे जिससे कि हम लोग एक डेटरेंस को क्रिएट कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई दुश्मन देश, अगर हमारा कोई पड़ोसी देश हमारे ऊपर अटैक करता है तो जितने वेपन्स वो लोग यहां पे रखेंगे, हम लोग केवल उनको चुप करवाने के लिए उतने वेपन्स ही अपने पास रखेंगे। सेकंड, जो कि हमारी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, वो ये था इंडिया विल फॉलो द पोस्चर ऑफ नो फर्स्ट यूज। इस पर्टिकुलर चीज के तहत क्या था कि न्यूक्लियर वेपन्स विल ओनली बी यूज्ड इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी और ऑन इंडियन फोर्सेस एनीवेयर। आई थिंक काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नो फर्स्ट यूज, फिर भी आपको समझा देता हूं। मान लीजिए इंडिया के ऊपर पाकिस्तान अटैक करता है, पहला अटैक यहां पे पाकिस्तान के द्वारा हुआ होगा, तब जाकर के इंडिया रिटेलिएशन में बदले में जवाब देगी, यानी कि पहला अटैक इंडिया कभी भी खुद से नहीं करेगी। ये हमारी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। थर्ड नंबर पे हिस्सा क्या था, न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू अ फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मैसिव एंड डिजाइंड टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज, यानी कि
जब हम ये वाला बदले वाला अटैक करेंगे, तो ये पहले वाला अटैक था, ये दूसरा अटैक जब हम करेंगे तो दूसरा अटैक इस लेवल का होगा, इस स्तर का होगा कि ये बहुत मैसिव होगा और ये इस तरीके से डैमेज करेगा दुश्मन देश के ऊपर कि वहां पर बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल डैमेज उनको देखने को मिलेगा। साथ ही में हमने ये भी कहा कि इंडिया कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के खिलाफ नहीं करेगा। तो आई थिंक ये चीज तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ डील होती है। जब हमने यही बोल दिया कि नो फर्स्ट यूज है, जब सामने वाला देश हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता तो फिर हम कैसे करेंगे अटैक, तो ये वाली चीज वहीं से लिंक होती है। और फाइनली उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए इंडिया के ऊपर या फिर इंडियन फोर्सेस के ऊपर किसी और प्रकार का यहां पे अटैक होता है, मान लीजिए कोई बायोलॉजिकल अटैक होता है या फिर कोई रासायनिक अटैक होता है, इंडिया विल रिटेन द ऑप्शन ऑफ रिटेलिएटिंग विद न्यूक्लियर वेपन्स। तो उस केस में हम लोग हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली 5 यहां पे मेन प्रमुख पिलर्स थे जिसके आधार पर हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी स्थापित हुई थी। नाउ अभी जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, चाइना कितना अग्रसर हो रहा है, चाइना कितना ज्यादा जो है उभर के आ रहा है, इंडियन ओशन के इलाके में पाकिस्तान के पास बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार आ चुके हैं। सो सवाल खड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर सेकंड पॉइंट के ऊपर कि क्या इंडिया को अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यहां पे बदल देनी चाहिए या फिर नहीं। उसके बारे में बात करेंगे, उसके पहले बात कर लेते हैं। तो इसके चलते बेसिकली जब इंडिया ने ये वाली पॉलिसी यहां बताई तो इंडिया ने अपनी एक इस तरह की छवि बना ली कि हम लोग इवन दो न्यूक्लियर वेपन्स के होल्डर तो हैं बट वी आर अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेक होल्डर, और बेसिकली हमें अंतरराष्ट्रीय न्यूक्लियर ऑर्डर के अंदर आप लोग अकोमोडेट कर लीजिए। इस चीज को एक्सेप्ट किया वेस्ट ने भी, यूएसए ने भी और कई सारे और लोगों ने भी, कई सारी और कंट्रीज ने भी, बल्कि इसको इस कदर एक्सेप्ट किया गया कि आज के डेट में इंडिया जो है वो एमटीसीआर का हिस्सा भी है, हम लोग वासनार अग्रीमेंट का हिस्सा भी, अरेंजमेंट का हिस्सा भी है, और केवल एक एनएसजी है जिसको लेकर हम लोग अग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें एनएसजी की फुल मेंबरशिप नहीं दी गई है। अब लेकिन क्या हुआ है कि अब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि शायद इंडिया अपनी पॉलिसी को बदल देना चाहिए। ठीक है, तो 2016 की बात है जब भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मिस्टर मनोहर पारिकर, इन्होंने यहां पर कहा कि मे बी शायद हमें हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को शायद डिस्कार्ड कर देना चाहिए, बिकॉज इन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली कैन नॉट बाइंड इटसेल्फ टू द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉर इटर्निटी, यानी कि हम लोग पूरे लंबे समय तक हमेशा के लिए ये नहीं कर सकते कि हम लोग एनएफयू की पॉलिसी को ही यहां पर मानते रहें। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि करंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने भी सिमिलर बात कह दी। आप यहां पे देख सकते हैं, ये 2019 की न्यूज थी, दैट इंडियाज अडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज नॉट रियली सैक्रोसैंक्ट। सो कहने का मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट सर्कल्स के अंदर, हायर ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स के अंदर इस तरह की बातचीत चल रही थी कि हम लोग शायद इस एनएफयू की पॉलिसी को खत्म कर सकते हैं। इसी के बारे में अब लोग हम एक क्रिटिकल डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या एनएफयू की पॉलिसी को खत्म करना चाहिए या फिर नहीं। अगर हम लोग खत्म करते हैं उसके पॉजिटिव्स क्या होंगे। सबसे पहली बात देखिए, चाइना हैज टेकन एन एज ओवर इंडिया इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल मिलिट्री, बल्कि ये वाला जो एज है ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि चाइना के पास जो स्टैंडिंग आर्मी है वो भी बहुत ज्यादा है, उनके पास जो हथियार है वो भी बहुत ज्यादा है। बड़ी बात, उनके सारे के सारे हथियार वो लोग मोस्टली अपने घर पे ही बना रहे हैं। इंडिया लेकिन आज की डेट में, एक तो हमारी स्टैंडिंग आर्मी की पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल का मतलब मेरा ये है कि उनके नंबर्स कम है। सेकंड पे मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास जो हथियार है वो बाहर से आते हैं, यानी कि उसको रिप्लेनिश करना काफी लंबा टास्क बन जाता है। तो कन्वेंशनल मिलिट्री के केस में चाइना भारत से आगे निकल चुका है। और आपको मालूम होगा कि बजटरी स्पेंडिंग की बात करें तो चाइना का जो डिफेंस बजट है वो इंडिया से बहुत ज्यादा होता है और इंडिया उसको मैच भी नहीं कर पाता है। सो इंडियाज परसिस्टेंस टू मैच चाइना हैज पुट एनॉर्मस स्ट्रेन ऑन इट्स अंडर इक्विप्ड एंड ओवरस्ट्रेच्ड आर्म्ड फोर्सेस, और साथ ही में हमारी जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रही है। इसके चलते ये बात सही है कि इंडिया शुड रिवोक इट्स नो फर्स्ट यूज पॉलिसी सो दैट इन केस इंडिया फेल्स टू डिटर चाइना कन्वेंशनली इट शुड लेवरेज इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, कि हम लोग अगर मान लीजिए कल को नौबत आती है तो हम लोग, इंडिया जो है वो पहले चाइना के ऊपर न्यूक्लियर अटैक को कैरी आउट कर सके। बल्कि इसको लेकर कई सारी नई नई चीजें सामने आई हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि पीएलए के पास एक बहुत ही लार्ज, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री है विच कैन क्विकली रिप्लेनिश द स्टॉक्स ऑफ स्पेयर्स एंड होल वेपन सिस्टम्स एग्जॉस्टेड और डिस्ट्रॉयड इन बैटल। लेकिन इंडिया के केस में क्या है, वी आर अ पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड डिफेंस इंडस्ट्री, प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। टर्न अराउंड टाइम हथियारों को बनाने का बहुत ज्यादा है। हमारा जितने भी मिलिट्री हैं वो मोस्टली इंपोर्टेड आर्मामेंट्स के साथ इक्विप्ड हैं,
और हम लोग अक्सर जो है बहुत सारी स्टेजेस पे अटक जाते हैं। आपको मालूम होगा भारत के अंदर जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस है, ये काफ़ी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माना जाता है। इसके बाद इसीलिए कहा जा रहा है कि हम लोग को एनएफयू को यहाँ पे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। एक और भी यहाँ पे थॉट प्रोसेस सामने आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रशिया और वेस्टर्न यूरोप, उनको मालूम है कि वो लोग जो है कभी भी, रशिया और वेस्टर्न यूरोप नो दैट दे हैव टू मच टू लूज इन न्यूक्लियर एक्सचेंज में मिलिट्री चैलेंजिंग रशिया इन यूक्रेन। ठीक है, अगर यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप या फिर यूएसए है, वो जानते हैं कि अगर वो रशिया को चैलेंज करेंगे यूक्रेन में जाकर के न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से, सो अंजाम काफी खराब होगा। उसी तरीके से चाइना को भी यहाँ पे वो डर बैठ जाना चाहिए उनके अंदर कि अगर वो कल को इंडिया को चैलेंज करेंगे न्यूक्लियर वेपन के हथियार से, सो उनके लिए भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वो अंजाम चाइना तभी समझ पाएगा अगर इंडिया अपनी एटलीस्ट इतनी कंजर्वेटिव पॉलिसी को यहाँ पे डिस्कार्ड करे। सो इंडिया विल हेयर आफ्टर नॉट फाइट चाइना ऑन चाइनीज टर्म्स बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स एक्शंस टू द कन्वेंशनल मिलिट्री फील्ड। सो इंडिया समझ जाएगा कि भाई हमें हमारे बॉर्डर के इशू को यहाँ पे रिजॉल्व कर देना चाहिए। इंडिया एक बहुत ही अग्रेसिव पावर है, कल को आन पड़ने पे अटैक भी कर सकती है, राइट। लेकिन एज आई टोल्ड यू, हर चीज के दो कहानियां होती हैं। हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इंडिया फेसेस टू न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरीज, जिसमें कि चाइना और पाकिस्तान है। सो हमारे दोनों तरफों पे दो दुश्मन देखने को मिलते हैं। एक चाइना है, वेस्टर्न पे पाकिस्तान है, ईस्टर्न पे चाइना है। दोनों के साथ ही हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स भी चल रही हैं। इंडिया के पास जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, ये रियलिटी ये है कि हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल दोस्तों काफी कम है। इनफैक्ट हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये पाकिस्तान से भी कम है। सो मान लीजिए कि हम लोग किसी एक एडवर्सरी के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। व्हाट हैपेंस अगर हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो खत्म हो जाए? इंडिया वुड कंज्यूम मोस्ट ऑफ दैट आर्सेनल, लीविंग इंडिया अटरली वल्नरेबल टू न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑफ अदर एडवर्सरी। अब आप कहोगे कि सर दोबारा ले आएंगे, तो दोबारा लाने में टाइम कितना लगेगा? यहाँ पे देखिए ये फोटो को ध्यान से, कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे पास। और ये फोटो थोड़ी पुरानी है, लगभग 2 साल या 1.5 साल पुरानी है, लेकिन कहानी अभी भी लगभग उतनी ही है। इंडिया के पास 156 है, पाकिस्तान के पास 2 साल पहले भी ज्यादा थे, और चाइना के पास तो बहुत ज्यादा है, 350 है। सो चाइना के पास लगभग 2 टाइम्स है और पाकिस्तान के पास लगभग 1.1x है। तो यानी कि अगर हम लोग पाकिस्तान को भी अटैक करने जाएंगे एनएफयू की पॉलिसी अपनाते हुए, तो हो सकता है हमारे सारे के सारे हथियार पहले खत्म हो जाए। उस केस में कल को पाकिस्तान अटैक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? चाइना अटैक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें अपने सारे हथियार आज ही खत्म नहीं करने चाहिए। इसके अलावा और भी चीज है। इन्होंने कहा कि इंडिया यूजेस इट्स टैक्टिकल न्यूक्स टू आउटमैच चाइनाज कन्वेंशनल मिलिट्री बिल्डअप इन द हिमालयास। इट कैन लीड टू न्यूक्लियर वॉर इन विच इंडिया विल हैव टू फेस 2 न्यूक्लियर पावर्स विद मोर देन डबल द आर्सेनल इंडिया। सो वही वाली कहानी है कि भाई मान लीजिए आपने अटैक कर दिया तो उनके पास तो 2 गुना से भी ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होंगे न्यूक्लियर यूज के, वो भारत के ऊपर ज्यादा होंगे, बिकॉज इंडिया जो है वो डाउनस्ट्रीम स्टेट है। जितनी भी नदियां आती हैं, ब्रह्मपुत्र इस तरीके से आती है, गंगा इस तरीके से आती है, तो ये सारी की सारी नदियां भारत के अंदर डाउनस्ट्रीम स्टेट है। वो सारा का सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट आपको यहां तक पहुंच सकता है। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आगे जाकर के हमारी जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये ओवरऑल बहुत कॉस्टली अफेयर साबित हो सकता है भारत के लिए। अ प्योरली रिटेलिएटरी न्यूक्लियर यूज इज इजियर टू ऑपरेशनलाइज। ठीक है, आपको ये नहीं मालूम कि आप कब इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आज चाइना है, मान लीजिए आज चाइना इंडिया के ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक कर देती है, तो आपको मालूम है कि भाई एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भाई हमने बोल दिया कि चलो हम भी अटैक कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग वैसे करें कि भाई नहीं हम लोग पहले अटैक करेंगे, तो कब इंडिया ये कब सोचेगा कि हम लोग अटैक करें? इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव अटैक। तो क्या प्रीएम्प्टिव अटैक इंडिया कर सकता है? इट इज अ कॉस्टली पॉलिसी एज इट रिक्वायर्स मैसिव इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली इन वेपन्स एंड डिलीवरी सिस्टम बट ऑल्सो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। कि अगर हमें लग रहा है कि चाइना कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, उसके पहले हम अटैक करें। लेकिन वो जो हमारा लगना है, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स। उसके लिए कितनी इंटेलिजेंस गैदर करनी पड़ेगी, वो भी अपने आप में बहुत खर्चे वाला काम होगा। सो या तो हमारी वो वाली क्षमताएं बहुत ज्यादा टेक्निकली ऑगमेंट हो जाए, उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जी हाँ हम लोग पहले अटैक करेंगे, लेकिन वो होना अभी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है। सो कुल मिला के हमने दोनों साइड्स को देखा, समझा कि क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, लेकिन हम लोग एक वे फॉरवर्ड की बात भी कर लेते हैं। बेसिकली क्या है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल एनएफयू को आपको हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। हम लोग एक्सट्रीम्स में बात नहीं कर रहे। सिंपल सी बात ये कहती है कि जो भी नीतियां आपने बनाई थी, फॉर एग्जांपल 2003 में आपने नीति को लॉन्च किया था दोस्तों, जल्द ही 2023 आने वाला है, 20 साल होने वाले हैं और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कंप्लीटली बदलने वाला है।
आई थिंक इट डिमांड्स अ रिव्यू। डिमांड करना कोई गलत बात नहीं है, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, एंड इंडियाज केस इज नो एक्सेप्शन। इन एडिशन टू दिस, पब्लिकली अडॉप्टिंग अ फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन वुड कम्युनिकेट बोथ पावर एंड रिजॉल्व इन इंडियाज पार्ट। लेकिन अगर मान लीजिए इंडिया ऐसा कुछ करती है तो इंडिया को साथ में कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखने चाहिए। बट इफ इंडिया डू इंडीड फील द नीड टू रिव्यू द नेशंस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, दे शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन डूइंग सो। तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसके क्या क्या रैमिफिकेशंस, क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। अगर वो सब हम जानते हैं, सो इंडिया की पॉलिसी अगर चेंज होती है और इस तरीके से अगर हम लोग अपने आप को एक अग्रेसिव इंटरनेशनल पावर की तरह सामने पेश कर सकते हैं, देन येस वी मस्ट चेंज द पॉलिसी। अगर नहीं लगता तो देन वी मस्ट नॉट चेंज द पॉलिसी। लेकिन रिव्यू होने में कोई खास बड़ी बात नहीं है। अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अपनी अनअकैडमी के माध्यम से टेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये अनअकैडमी आपके लिए लाइट के नाम से एक नया सब्सक्रिप्शन लेकर आई है, जिसमें कि आप लोग अपने टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं 3100 रुपए में और 4400 रुपए में यूजिंग द कोड अनि UPSC। और इसके अलावा ये वाले बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, एंड मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।